जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करना है, जिसका नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। असल में ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने ज़रा गौर से मेरा लेक्चर सुनना है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने सिंपल वेक्टर एडिशन पढ़ा था, जो मैं आपको सामने दिखा भी रहा हूं, जिसमें हमने एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी को ऐड किया था और इसका रिजल्टेंट हासिल किया था, जिसको हमने आर से जाहिर किया था। इसके अलावा अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको, साथ ही मैं वो भी आपको डायग्राम दिखा देता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जिसमें हमने वेक्टर ए को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व किया था। आज के टॉपिक में हमने वो जो वेक्टर एडिशन मैंने अभी आपको बताया है ना, सेम वैसा ही काम करना है, यानी ए और बी को ऐड ही करना है, रिजल्टेंट आर ही हासिल करना है। लेकिन आज के टॉपिक की स्पेशलिटी ये है कि हमने रिजल्टेंट आर को ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में जाहिर करना है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आज का टॉपिक भी वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन इस पे हमने रिजल्टेंट आर को ए और बी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स की शक्ल में जाहिर करना है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यानी मैंने 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्ज कर लिया। अब इसमें हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है ओ एम, ये बेसिकली वेक्टर ए है, और दूसरा ओ एन, जो आपको किसी और एंगल पर नजर आ रहा है, ये फर्ज कर लें ये वेक्टर बी है। अब हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने ए और बी को ऐड करना है। तो चले, बड़ी आसानी से हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल को यूज करके। हमने क्या करना है, हमने वेक्टर बी को उठाना है। आप गौर करें, मैं वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के हेड पे ला के रख देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने ए में बी को ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल के थ्रू, यानी ए का हेड बी की टेल से मिल रहा है। अब वहां पर जो वेक्टर बी है, उसका हेड जो है वो अब इस वक्त जिस जगह मौजूद है, मैं उस पॉइंट को पॉइंट पी का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल करते हैं। पहले वेक्टर की टेल से लेकर सेकेंड या आखिरी वेक्टर के हेड तक, तो मैंने वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, यही है रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस वक्त आपको तीनों वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें वेक्टर ए है, वेक्टर बी है जिसको हमने ए में ऐड किया, और रिजल्टेंट आर है। इसको मैं साथ ही साथ मैथमेटिकल वर्क भी साथ साथ करता जा रहा हूं। अगर मैं डायग्राम के साथ मैथमेटिकल वर्क करूं, तो सबसे पहला हमारा मैथमेटिकल स्टेप क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमने कौन से रूल की मदद से लिखा, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने टोटल हमारे पास 3 जो वेक्टर्स है ना, इन तीनों वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। अब सबसे पहले बारी है वेक्टर ए की। मैं वेक्टर ए को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का मेथड क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बड़ा ही आसान है। आप गौर करें, वेक्टर ए की टेल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। करना हमने ये है, वेक्टर ए के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर। इसने एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पे जाके टच किया है, हम इस पॉइंट को फर्ज कर लें, क्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, वेक्टर ए का एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है, जो कहां से लेके कहां तक है, ओ से लेकर क्यू तक। और अगर मैं इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स। अब गौर करें, मैं यहां पर ए एक्स के ऊपर एरो का निशान नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट की बात करूं, तो वो कहां से लेकर कहां तक होगा, वो पॉइंट क्यू से लेकर सीधा वर्टिकल ऊपर जाए वेक्टर ए के हेड तक होगा। तो ये है वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वाई कंपोनेंट। इसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, सिंपल सी बात है, उसको मैं ए वाई से जाहिर कर देता हूं।
तो ये तो है ए वेक्टर की स्टोरी जिसको हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने वेक्टर बी को इसी तरह से रिजॉल्व करना है। लेकिन गौर करें वेक्टर बी की टेल कहां पर है, वो तो पॉइंट एम पर है और पॉइंट एम पर कोई एक्स एक्सिस हमें नजर नहीं आ रहा। तो आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट एम है इससे सीधा एक्स एक्सिस थोड़ा सा डॉटेड लाइन में मैं ड्रॉ कर लेता हूं। थोड़ा सा एक्स एक्सिस हमने शो कर लिया, अब आसानी रहेगी। करना क्या है, वेक्टर बी के हेड से यानी पॉइंट पी से सीधा इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो अभी अभी मैंने ड्रॉ किया है, जिसके ऊपर पॉइंट एम मौजूद है यानी वेक्टर बी की टेल मौजूद है, वहां पर, ठीक है, यहां पर इसने आके कट किया है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को भी हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया, फर्ज कर लें इसको हम नाम दे देते हैं। पहले हमने क्यू रखा था, इसको हम नाम देते हैं क्यू के बाद एस का नाम दे दें, चलें ये आसानी, ठीक है। और हम नीचे नाम रख लेंगे एक पॉइंट का, तो इसको मैंने नाम दे दिया एस का। अब देखिए एम से लेकर एस तक जरा गौर करें, ये वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड शो करूं तो वो होगी बी ऑफ एक्स यानी बी एक्स, ठीक है। इसी तरह पॉइंट पॉइंट एस से लेकर ऊपर पॉइंट पी तक जरा गौर करें, ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है और इसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, बी एक्स। ऊपर मैंने वेक्टर का निशान नहीं लगाया क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये हमने क्या किया, हमने वेक्टर बी को भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब बारी है जनाब वेक्टर आर की। वेक्टर आर को क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से जरा गौर करें, वेक्टर आर की टेल कहां पर है, वेक्टर आर की टेल पॉइंट ओ पर है यानी ओरिजिन पे। इसका मतलब है वेक्टर आर को रिजॉल्व करने के लिए हम कौन सा एक्स एक्सिस यूज करेंगे, जो एक्स एक्सिस पॉइंट ओ से गुजर रहा है, ठीक है। ये भी बड़ा केयरफुली आपने इस चीज को देखना है। तो हमने क्या किया, हमने वेक्टर आर के हेड से यानी पॉइंट पी से सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे इसने आके कट किया, आप गौर करें यहां पॉइंट आर पर आके इसने कट किया। अब हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन से लेकर पॉइंट आर तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। इसी तरह अगर मैं पॉइंट आर को सीधा वर्टिकली ऊपर लेकर जाऊं पॉइंट पी तक, तो ये क्या है, ये वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट है। तो मैंने एक्स कंपोनेंट के साथ आर एक्स लिख दिया और वाई कंपोनेंट के साथ आर वाई लिख दिया। अब जरा डायग्राम को थोड़ा सा हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जरा गौर करें, वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है, जो इस वक्त मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये कहां से लेकर कहां तक है, ये पॉइंट एम से लेकर एस तक है। और अगर आप इसे सीधा नीचे लेके आए, क्यू से लेकर आर तक वाला जो डिस्टेंस है वो भी तो यही है। आप जरा गौर करें, डायग्राम में गौर से देखें, ओ से लेकर क्यू तक ए का एक्स कंपोनेंट है और क्यू से लेकर आर तक जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये भी किसके इक्वल है, बी ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि एम एस और क्यू आर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। सो हम कह सकते हैं कि क्यू आर वाला जो डिस्टेंस है ये भी बी एक्स के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं, जरा गौर करें, r से लेकर, या पहले r की बात नहीं करते, पहले जरा गौर करें q से लेकर m तक, ये क्या है, ये वेक्टर a का y कंपोनेंट है, ए वाई। लेकिन साथ ही इसके सामने देखें बिल्कुल इस तरफ r से लेकर s तक, क्या q से लेकर m तक वाला जो डिस्टेंस है, क्या ये r से लेकर s तक वाले डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो रहा, बिल्कुल इक्वल हो रहा है। हम कह सकते हैं कि Q से लेकर M तक अगर वेक्टर A का Y कंपोनेंट है, तो इसका मतलब यह है कि R से लेकर S तक वाला जो डिस्टेंस है ये भी वेक्टर A के Y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ही है। अब जरा गौर से फाइनल बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसका जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं वेक्टर R के X कंपोनेंट की बात करूं, यानी अब अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखिएगा,
ओ से लेकर आर तक, तो क्या ये दो छोटे छोटे डिस्टेंसेस का सम नहीं आपको लग रहा? कौन कौन से? ओ से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर आर तक। ये तो हो गई एक्स कंपोनेंट की स्टोरी। इसी तरह वाई कंपोनेंट पे आए, वेक्टर आर का जो वाई कंपोनेंट है, जो ओ से, जो आर से लेकर पी तक जा रहा है, जिसे मैंने आर वाई से जाहिर किया था, क्या ये भी दो छोटे कंपोनेंट्स का सम नहीं आ रहा? जरा गौर करें, आर से लेकर एस तक यानी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट और एस से लेकर पी तक यानी वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट। अब आप जरा गौर करें कितना इंटरेस्टिंग है। आर वाई किसके इक्वल हमें डायग्राम में नजर आ रहा है? ए वाई प्लस बी वाई। और आर एक्स डायग्राम में किसके इक्वल नजर आ रहा है? ए एक्स प्लस बी एक्स। ये मैंने आपको पूरी डायग्राम समझा दी है। अब हम आराम से मैथमेटिकल वर्क करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं इक्वेशन लिखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं डायग्राम में आपको चीज़ें हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आपको याद रहे और आप भूलें ना। अब हम बात करने लगे हैं, जो मैं आपको डायग्राम में कह रहा था, इफ वी लुक इनटू द डायग्राम, तो हमें नजर आता है कि ओ से लेकर, ये मैं साथ साथ मैथमेटिकली लिखता जा रहा हूं, ओ से लेके आर तक वाला जो डिस्टेंस है ये कौन से दो डिस्टेंसेस के इक्वल है? आई मीन हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब देखिए ओ क्यू के नीचे क्या आ जाएगा? ओ से लेके आर तक के नीचे आ गया आर एक्स। ओ क्यू के नीचे आ जाएगा आई मीन ए एक्स। और क्यू आर के नीचे क्या आएगा? बी एक्स। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यू आर वही वाला डिस्टेंस है जो एम एस है यानी बी एक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, क्योंकि जो पहले मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसे फर्स्ट कर ले हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो आप जरा गौर करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि अगर हमने ए और बी को ऐड करके रिजल्टेंट आर हासिल किया हुआ है, तो रिजल्टेंट आर का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल है। तो एक बात तो हमें ये समझ आ गई इक्वेशन नंबर 2 से। अब जरा गौर से देखिए कि डायग्राम में वाई एक्सिस के अलोंग जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात समझाई, जरा गौर करें, आर से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है ये दो डिस्टेंसेस के सम के इक्वल है, आर से लेकर एस प्लस एस से लेकर पी। तो इसको भी मैं साथ वाई कंपोनेंट के लिए मेंशन कर लेता हूं। तो आपके पास आर पी किसके इक्वल आ गया? आर एस प्लस एस पी। अब देखिए आर एस किसके इक्वल है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आर एस बिल्कुल वही है जो क्यू एम है यानी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? आर एस की जगह मैं लिख दूंगा ए वाई प्लस, इसी तरह जरा गौर करें, एस से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। तो डायग्राम की मदद से हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इसकी जगह पर बी वाई। तो अब हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और इक्वेशन 3 हमें क्या बता रही है कि वेक्टर आर का जो वाई कंपोनेंट है वो ए और बी के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। यहां भी सेम वही बात हमें पता चली है जो हमें एक्स कंपोनेंट्स में से पता चली थी। जो इक्वेशन 2 बता रही थी, इक्वेशन 2 हमें क्या बता रही थी कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो वेक्टर ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 3 भी हमें ऐसी ही बात बता रही है, बस वाई एक्सिस के लिए बता रही है। इक्वेशन 3 हमें क्या बता रही है? रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो वेक्टर ए और बी के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। तो ये तो है डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने मैथमेटिकल वर्क भी आपको समझा दिया। अब हम थोड़ा और अंदाज में देखते हैं कि क्या मैं रिजल्टेंट आर को इस तरह नहीं लिख सकता जैसे आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने वेक्टर ए को लिखा था। साथ सामने मैं आपको बॉक्स में एक छोटा सा दिखा रहा हूं कि जब हम वेक्टर ए को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे थे तो हमने वेक्टर ए को कैसे लिखा था? हमने वेक्टर ए को लिखा था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सेम इसी नोटेशन में अब मैं रिजल्टेंट आर को लिखने लगा हूं। तो क्या इक्वेशन नंबर 4 जो मैं अभी अभी लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 4 में मैं क्या करने जा रहा हूं? इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करने लगा हूं। इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या बता रही है?
आर एक्स की मैग्नीट्यूड बता रही है, और इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बता रही है, आर वाई की मैग्नीट्यूड बता रही है। जब तक हम आर एक्स की मैग्नीट्यूड ए और बी की शक्ल में और आर वाई की मैग्नीट्यूड ए और बी के वाई कंपोनेंट्स की शक्ल में नहीं पुट करेंगे, हमारे इस टॉपिक का हक अदा नहीं होगा। इसलिए ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो इक्वेशन नंबर 4 में मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ किया, आर एक्स की जगह लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स और ब्रैकेट के बाहर आई है। इसी तरह आर वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए वाई प्लस बी वाई और ब्रैकेट के अंदर जी है। तो ये है हमारा फाइनल वेक्टर आर। यानी आप गौर करें, वेक्टर आर जो रिजल्टेंट है ये हमें रिजॉल्व होता हुआ भी नजर आ रहा है, मतलब इसको हमने एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व भी कर दिया है। लेकिन गौर करें, वेक्टर आर का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमने ए और बी के एक्स कंपोनेंट की शक्ल में लिखा है, और वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट हमने ए और बी के वाई कंपोनेंट की शक्ल में लिखा है। यही इस आज के टॉपिक की ब्यूटी है जो हम करने लगे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट करने इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूं। अब देखिए, इससे पहले जो पिछला टॉपिक था आपको याद होगा, हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड भी निकाली थी, वो भी मैं सामने आपको बॉक्स में लिखी दिखा रहा हूं। मैग्नीट्यूड कैसे आती है, स्क्वायर रूट के अंदर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अगर मैं सामने बॉक्स में आपको दिखाऊं तो देखें, अगर बॉक्स में वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, जो पिछले टॉपिक के रेफरेंस में आपके बात कर रहा हूं, तो यहां वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। इसी तरह यहां पर मैं वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड, जरा गौर करें, इक्वेशन नंबर 4 हमें वेक्टर आर की वैल्यू बता रही थी आर एक्स आई प्लस आर वाई जे की शक्ल में। तो अगर मैं इसी की मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो सेम वैसा ही फॉर्मूला बनेगा जैसे बॉक्स में मैंने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखवाया आपको। अब इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर आर एक्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आर वाई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इससे अगला स्टेप तो आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है। क्या करेंगे, आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करके। बड़ी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। अब देखें, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला मैं बना रहा हूं। वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड जरा गौर करें, आर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस आर वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये है आपके पास वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 5 जो है वेक्टर आर का वेक्टर की शक्ल में फॉर्मूला था। इक्वेशन नंबर 6 जो मैं अभी अभी नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 6, ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। मैं इन दोनों इक्वेशंस को परमानेंटली हाईलाइट कर देता हूं। इसी तरह अब मैं वेक्टर आर की डायरेक्शन की बात करने लगा हूं। जरा डायग्राम में देखें, अगर मैं वेक्टर आर की डायरेक्शन की बात करूं तो ये क्या होगी। जारी बात है, मैंने लेक्चर 1 में, इसी चैप्टर के लेक्चर 1 में आपको समझाया था, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए अगर वो प्लेन में है, तो यहां भी हम प्लेन की ही बात कर रहे हैं, यहां हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात नहीं कर रहे। कोई भी वेक्टर जो प्लेन में होता है उसकी डायरेक्शन के लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो भी एंगल बना रहा होता है वो चाहिए होता है। तो यहां भी आप गौर करें, फर्ज करने वेक्टर आर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, अगर ये थीटा है तो समझें यही इसकी डायरेक्शन है। और अब सामने मैं आपको बॉक्स में वही बात बता रहा हूं जो मैं वेक्टर ए के बारे में आपको रिवाइज करवा रहा हूं, पिछले लेक्चर की बातें। तो देखिए, जैसे मैंने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड लिखी, वेक्टर ए की डायरेक्शन को हमने ऐसे ही लिखा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर वेक्टर ए के y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और नीचे x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, ऊपर ए y और नीचे ए एक्स। सेम ऐसा ही फॉर्मूला आज हम आर के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्शन की मैं बात करने लगा हूं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अगर मैं इसे थीटा से जाहिर करूं तो थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स और ऊपर आर वाई की मैग्नीट्यूड
और नीचे आर एक्स की मैग्नीट्यूड। लेकिन ये बात यहाँ कंप्लीट नहीं होगी, हमारे टॉपिक का हक अदा नहीं होगा जब तक हम क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जब तक हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ भी आर वाई की जगह मैं लिख दूंगा ए वाई प्लस बी वाई, इसी तरह नीचे आर एक्स की जगह लिख दूंगा ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास डायरेक्शन की भी बात हो गई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देता हूं। तो यहां हमारे पास जो आखिरी 3 इक्वेशंस आई हैं, इसमें एक वेक्टर आर है वेक्टर की शक्ल में, एक है वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और एक है वेक्टर आर की डायरेक्शन का फॉर्मूला। अब ये तो स्टोरी थी तब की जब हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया हो। यहां ऐसे किया था ना, देखिए वेक्टर ए और बी को ऐड किया था और रिजल्टेंट आया था वेक्टर आर। लेकिन अगर हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, बहुत ज्यादा वेक्टर्स हैं, अगर हमने उनको ऐड करना है, तो फिर क्या करेंगे? बड़ा ही आसान है, हम यहां पर एक हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर n नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात की जाए तो जो वेक्टर r का वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया था, अब ये क्या बन जाएगा? मैं पूरी एबीसी कंप्लीट कर देता हूं, जरा गौर करें। ब्रैकेट के अंदर पहले था ax प्लस बी एक्स, अब आप कर देंगे ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन, और फिर ब्रैकेट बंद करके बाहर आई हैट लिख दे। फिर प्लस आ गया, और ब्रैकेट के अंदर पहले क्या था? ay प्लस बी वाई, अब प्लस सी वाई भी कर दें, प्लस डी वाई भी कर दें, अप टू सो ऑन, ब्रैकेट बंद करके बाहर जे हैट लिख दें। तो ये है n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए, जब हमने n नंबर ऑफ वेक्टर्स a b c d e f g h अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं वेक्टर r की मैग्नीट्यूड की बात करूं n नंबर ऑफ वेक्टर्स के केस में, तो फिर मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगी? r की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, पहले तो था ना ब्रैकेट्स के अंदर ax प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस, फिर बाहर प्लस आ गया, पहले ब्रैकेट्स के अंदर ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर था, अब आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर, और फिर सारे का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। इसी तरह अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो फिर क्या होगा? डायरेक्शन की बात करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 7 देखूंगा, वहां पर हमने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर ए वाई प्लस बी वाई और नीचे ए एक्स प्लस बी एक्स लिखा था। यहां पर हम क्या करेंगे? जाहिर बात है यहां तो n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, ये सारा कुछ ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो ये था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आता है तो मोस्टली वो ये भी कहता है कि आप ये जितने भी स्टेप्स आपने किए हैं इनको समराइज करें, एंड पे इनको समराइज करके लिखें एक एक लाइन में। तो वो भी हम कर लेते हैं, यानी हाउ मेनी स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर दिस वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हमने क्या किया था, याद है आपको? सबसे पहले हमने ए और बी को ऐड किया था और रिजल्टेंट निकाला था हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। तो वही पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया। बेसिकली ये स्टेप्स की समरी है जो हमने अभी तक सारे किए। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था? दूसरे नंबर पे हमने रिजल्टेंट आर के एक्स कंपोनेंट को फाइंड किया था। कैसे? ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके। इसी तरह तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट आर के वाई कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? ए और बी के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके। और चौथे नंबर पे हमने क्या किया था? हमने इन एक्स और वाई कंपोनेंट्स को वेक्टर आर में पुट कर दिया था। और फिर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की थी? हमने स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया। मैग्नीट्यूड के लिए या रेफरेंस के तौर पे हम लिख सकते हैं आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। और आखिरी नंबर पे डायरेक्शन की हमने बात की थी, आपको याद होगा। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आर वाई और नीचे आर एक्स।
तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा अभी बाकी है, बहुत छोटा सा हिस्सा। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते भी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये मेंशन कर दें जो मैं अभी बात बताने वाला हूं, तो फिर आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ेगा। ठीक है, और ये है थोड़ी सी, मैं क्वाड्रेंट्स की बात कर लेता हूं। आपको याद होगा, आपने स्कूल क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक पूरे सर्कल को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। और आप गौर करें, जब मैंने ये 2 लाइंस लगाई हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इन्होंने एक्चुअली सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप गौर करें, x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप गौर करें x नेगेटिव है लेकिन y यहां भी पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। अब सोचने की बात यह है कि वेक्टर r जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसका पता हमें चलेगा वेक्टर r के x और y कंपोनेंट्स को देखते हुए। जरा गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहां मैं बेसिकली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, या मैं एंगल थीटा की बात कर रहा हूं डिटेल में। एंगल थीटा हम कह सकते हैं, हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं, एंगल थीटा या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, या हम मेंशन कर लेते हैं एंगल थीटा को हम डिटेल में बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो एंगल थीटा था क्या? जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, तो एंगल थीटा उसमें क्या था? एंगल थीटा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। तो इस थीटा के सामने मैंने एक साइड पे मैं थीटा लिख के उसको मैंने मेंशन कर दिया जी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर r का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा था वो है। ठीक है, और साथ ही मैंने वेक्टर r को भी मेंशन कर दिया। वेक्टर r का वो जो शक्ल थी ना, r इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, यही मेंशन कर दें तो काफ़ी है। ठीक है, और थीटा का फॉर्मूला जो पहले हमने लिखा था वो था tan इनवर्स, जो मैं सामने बॉक्स पे आपको फिलहाल दिखा रहा हूं। जो पहले हमने लिखा था दैट वाज tan इनवर्स, ऊपर आर वाई था और नीचे आर एक्स था। आप जरा गौर कीजिए, आर एक्स और आर वाई के साइन जो हैं वो हमें क्या बताएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो यहाँ भी वेक्टर आर की एक्स और वाई कंपोनेंट्स के साथ जो साइन होगा, प्लस या माइनस का जो साइन है, यही हमें बताएगा कि वेक्टर आर एक्चुअल में किस क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिलहाल थीटा डायरेक्टली फाइंड करने की बजाय पहले हम फाई फाइंड करेंगे। ये फाई हमने एक नया एंगल फाइंड कर लिया, आई मीन नए एंगल का नाम रख लिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। सबसे पहले, चाहे आर एक्स आर वाई की वैल्यूज के साथ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, आपने इस चीज को नहीं देखना। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने आर एक्स और आर वाई के साथ पॉजिटिव साइन ही यूज करना है फाई एंगल में। तो मैंने फाई जो है ना, ये एक एंगल सपोज कर लिया है। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आर एक्स और नीचे ऊपर आर वाई और नीचे आर एक्स। और यहां पे मैं लाइन लगा के मेंशन कर देता हूं, आर एक्स और आर वाई यहां पर पॉजिटिव पुट करने हैं, चाहे एक्चुअल में इनकी वैल्यू नेगेटिव ही क्यों नहीं है। मैं आगे चल के ना आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा कि जो मैं अभी सारी बातें बता रहा हूं इनका एक्चुअल में क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने फाई फाइंड कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स जो होते हैं उनकी मदद से, जो आप स्कूल क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाई आ गया, लेकिन इसमें हमने किस चीज का ख्याल रखा है कि आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पॉजिटिव यूज की जाए। तो फाई हमारे पास आ गया, कैलकुलेटर ने हमें आंसर दे दिया। दूसरा स्टेप आपका ये है
कि आपने फिर वेक्टर आर को देखना है कि वेक्टर आर की जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो इस वक्त आपको आर एक्स आई प्लस आर वाई जे की शक्ल में नजर आ रही है, इसमें आर एक्स और आर वाई में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपको क्वाड्रेंट्स का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, फर्स्ट कर लें, आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव है। आपने इक्वेशन को देखा, आपको लगा जी ये तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर वेक्टर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फाई और थीटा की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, फाई पता कौन सा एंगल होता है जो कैलकुलेटर ने हमें दिया है? करीब तरीन वाले एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल। तो जरा गौर करें, जब वेक्टर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो करीब तरीन वाला एक्स एक्सिस कौन सा है? वही जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और थीटा भी तो यही था। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर होगा तो थीटा शुड बी इक्वल टू फाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की। अगर आपने जब वेक्टर आर की तरफ देखा तो आपको पता चला कि आर एक्स की जो आर एक्स है इसके साथ नेगेटिव साइन है और आर वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब है वेक्टर किस क्वाड्रेंट में? वेक्टर तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो जरा गौर करें, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर आर बना के आपको दिखा रहा हूं। अगर वेक्टर आर को गौर से देखें तो इसका करीब तरीन वाला एक्स एक्सिस कौन सा है? वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है जो कैलकुलेटर ने हमें एंगल दिया है फाई, वो ये वाला एंगल है, लेकिन हमें थीटा चाहिए, और थीटा कहां से शुरू होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जरा गौर करें, अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस तक टोटल एंगल होता है 180। अगर मैं 180 में से फाई को माइनस कर दूं तो बाकी थीटा बच जाता है। अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? 180 डिग्री माइनस फाई। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर आपने वेक्टर को देखा और आपको पता चला कि आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब है वेक्टर आर किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और जरा गौर करें, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर आर को बनाऊं तो फाई कौन सा एंगल होगा? करीब तरीन वाला एक्स एक्सिस कौन सा है? ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर फाई बन गया तो जरा गौर करें थीटा क्या होगा? थीटा पॉजिटिव से शुरू होकर वेक्टर तक जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जरा गौर करें, ये थीटा 180 से कुछ ज्यादा है। 180 कहां तक था? पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान ये 180 था, और मजीद फाई ऐड करेंगे तो थीटा बनेगा। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट के केस में थीटा शुड बी इक्वल टू 180 प्लस 5। इसी तरह अगर आपने वेक्टर को देखा, वेक्टर आर को, अब मैं फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूं, अगर आपने वेक्टर आर को देखा और आपको पता चला कि आर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है लेकिन वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेक्टर आर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जरा गौर से देखिएगा, करीब तरीन वाला शॉर्टेस्ट एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो कौन सा है? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करीब तरीन वाला एंगल बन रहा है, और यही असल में फाई है जो कैलकुलेटर ने हमें दिया। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए? थीटा। और थीटा कहां से शुरू होता है? थीटा शुरू तो यहां से ही होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम के हमने वेक्टर तक आना है। तो जरा गौर करें, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्कल कंप्लीट करूं तो कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। और थीटा कितना है? 360 में से 5 को माइनस करेंगे तो थीटा बनेगा। तो इसका मतलब है वेक्टर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन थीटा वुड बी इक्वल टू 360 माइनस 5। तो ये था हमारा एंगल थीटा के बारे में 4 पॉइंट्स का पूरा एक ओवरव्यू, एक पूरी डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की भी बहुत अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।